नमस्कार दोस्तों। आज वीडियो में दोस्तों आजादी के बारे में बात करने वाले हैं। जहां एक तरफ तो हमारा सारा देश इस बार 79वां अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने को आतुर है, वहीं हमने एक सवाल ये खड़ा किया है कि क्या वास्तव में हमें पूरी आजादी मिली। शायद कुछ लोगों को ये बात अटपटी लगेगी, सब कहेंगे अंग्रेज तो चले गए, कैसी बचकानी बात करते हैं, अंग्रेजों के जाते ही हम आजाद हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि जब मुगल आए थे तभी हमारी गुलामी शुरू हो गई थी, तकरीबन हम 800 से 1000 साल गुलाम रहे, और तरह तरह की बातें आपको सुनने को मिलेंगी। लेकिन दोस्तों, मैं जिस संदर्भ में इस बात को कह रहा हूं उसको आपको समझना जरूरी है। दरअसल जब हम आजादी की बात करते हैं तो हमें यह समझना पड़ेगा कि गुलामी के भी हमारे देश के अंदर कई प्रकार बताए गए हैं। सिर्फ किसी का फिजिकल तौर पर किसी को स्वतंत्र कर देना ही वास्तविक आजादी नहीं मानी जा सकती। आजादी के कई फॉर्म का मतलब यह है कि आप जब हमारे पुराने लिटरेचर्स को पढ़ेंगे, उन ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो वहां बताया जाता है कि बंदी बनाया जाता था, दास बना लिया जाता था, गुलाम बना लिया जाता था। तो ये जो व्यवस्थाएं थी, दास बना लेने का दोस्तों मतलब ये होता था कि भाई किसी व्यक्ति को आपने जेल में तो बंद नहीं कर रखा है, लेकिन वो आपका गुलाम है, सारे काम आपके लिए करेगा, ये उसका अपना कुछ नहीं है। आपने उसके सारे अधिकार क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लिया है। अब कोई आपका दास क्यों बनता है, कोई आपका गुलाम क्यों बनता है? ऐसा तभी होगा जब उसने आपसे कुछ कर्ज ले रखा हो, उसने आपसे कुछ पैसा ले रखा हो, कुछ धन ले रखा हो, जिसको वो आपको वापस ना कर पाया हो, तो उसके बदले में उसको आपकी दास्ता स्वीकार करनी पड़ती है, गुलामी स्वीकार करनी पड़ती है। तो आजादी की जब हम बात करते हैं तो उसको आप दास्ता, गुलामी और बंदी होने से कभी भी भ्रमित मत होइए। आज ये बात तो सच है अंग्रेजों के जाने के बाद कि हम लोग फिजिकली बंदी नहीं हैं, किसी जेल में नहीं बंद हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, क्या आर्थिक रूप से हम आजाद हुए? दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 50-60 हजार लाख रुपए की नौकरी करते होंगे, आराम से जो है उनका घर चलता होगा, नौकरी करते होंगे, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। वो कहते हैं भैया देश तो आजाद है, कोई समस्या नहीं, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन समस्या तब खड़ी होती है जब आप इसको गहराई में जाकर एनालिसिस करेंगे। दरअसल हम जानने की दोस्तों कोशिश करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था का अंग्रेजों के आने से पहले मूल स्वरूप क्या था, और आज हम किस अवस्था में खड़े हैं अंग्रेजों के जाने के बाद। आज 79 ईयर हो गए अंग्रेजों को देश छोड़े हुए। हमने अपनी अर्थव्यवस्था को किस हालत में लेकर आ पाए हैं? जो हम ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने चौथी अर्थव्यवस्था बना दी, अब हम जापान को पछाड़ने वाले हैं, अब हम जर्मनी को पछाड़ने वाले हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुए या आज भी हम आर्थिक तौर पर गुलाम ही हैं। तो दोस्तों, 17वीं शताब्दी में कुछ आंकड़ों के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि अंग्रेज जब यहां पर व्यापार करने की परमिशन जहांगीर से मांगकर आए थे, तो 17वीं शताब्दी के आसपास तक भारत की जो जीडीपी थी, भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद था, वो पूरी दुनिया की जीडीपी का 25 से 35% के बीच था। कहने का मतलब यह, भारत का कपड़ा दुनिया खरीदती थी, भारत का लोहा स्टील दुनिया खरीदती थी। ऐसा स्टील, ऐसा उत्पाद बनाते थे जिसमें जंग नहीं लगता था, और उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया होती थी कि सारी जगह से देश खरीदते थे। ऐसा रेशम बनाया जाता था, ऐसा कपड़ा बनाया जाता था, सारी दुनिया में उसकी डिमांड थी। हमारे यहां पर ऐसे ऐसे हस्तकला के कारीगर थे कि आज भी हमारी हस्तकला की कलाकारी को अंग्रेज उन मूर्तियों को चुरा चुरा कर ले गए हैं और इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों का बेचते हैं। उसके साथ साथ हम जो भी प्रोडक्ट बनाते थे वो सारी दुनिया के अंदर चर्चित होते थे। हमारे कारीगर जो थे, हमारे व्यापारी जो थे, हमारे बिजनेसमैन थे, वो फल फूल रहे थे और सारी दुनिया हमारा माल खरीदने के लिए तैयार थी। हमारी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का, जीडीपी का 25 से 35% के बीच थी।
अंग्रेजों ने भरपूर शोषण किया, और भरपूर शोषण करने के लिए सबसे पहले अंग्रेजों ने हिट किया हमारी शिक्षा व्यवस्था को, क्योंकि वही शिक्षा व्यवस्था ऐसे कारीगर पैदा कर रही थी जिनका काम इतना उन्नत था कि सारी दुनिया उनकी कायल हो रही थी। तो जब शिक्षा के मॉडल को ध्वस्त किया, जो अलग अलग तरह की विद्याएं थी जिनमें अलग अलग तरह के काम करने सिखाए जाते थे, उनको ध्वस्त किया, तो जब आपकी प्रोडक्शन खत्म हुई, आपका उद्योग खत्म होने लगे, आपकी शिक्षा खत्म होने लगी, तो उनके बनाए हुए उत्पादों के ऊपर, उनके औद्योगिकीकरण के ऊपर ही हमें मजबूरन डिपेंड होना पड़ा। अपने आप को उन्होंने क्योंकि एक बार गुलाम बना लिया, तो अपने विज्ञान को वो विज्ञान बताते थे, हमारे विज्ञान, हमारी विद्या, हमारी कलाकारी को सूडो साइंस बताते थे। भरपूर शोषण किया भारत का, खूब धन लूटा, लोगों को मारा। एक आंकड़े के मुताबिक 1857 के विद्रोह के 50 साल के बाद लगभग 50 करोड़ भारतीयों को अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया। ऑस्ट्रेलियन रिसर्च है दोस्तों ये। 50 साल के अंदर 50 करोड़ भारतीयों को मार दिया। अब आप मुझको ये बताइए दोस्तों, अगर 50 साल में 50 करोड़ भारतीयों को मारा, इसका मतलब एक साल के अंदर 1 करोड़ भारतीयों की हत्या करते थे। तो एक महीने में कितनी भारतीयों की हत्या करते थे, एक दिन में कितने भारतीयों की हत्या करते थे? आप अंदाजा लगाकर देख लीजिए, आपका खून खौल उठेगा। अंग्रेजों से किसी तरह से 1947 में देश को आजादी दिलाई गई। जब देश को आजादी की दिलाई गई तो इतना चूस चुके थे भारत की अर्थव्यवस्था को अंग्रेज कि दुनिया की जीडीपी का मात्र 2% ही भारत की जीडीपी रह गई। जो 25 से 35% की हमारी जीडीपी थी, वो घटकर 2% पर आ गई। और मजे की बात देखिए, आज जब सरकारें आपको बेवकूफ बनाती हैं, आपको मूर्ख बनाती हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था 6% से ग्रो कर रही है, 7% से ग्रो कर रही है, हमारी अर्थव्यवस्था चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाली है, तो वो आपको असल आंकड़े कभी भी नहीं देते। वर्तमान स्थिति में भी एक आंकड़े के मुताबिक भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था का सिर्फ 3.96% ही है। अब आप ये लगा लीजिए, आजादी के समय जो 2% थी, उससे हमने इतनी तरक्की कर ली कि उसको बढ़ाकर 3.96% पर ला दिया है। लगभग दोगुनी कर दी, 2% से बढ़ाकर 4% पर ले आए। इसको हम बहुत बड़ी अचीवमेंट मानते हैं दोस्तों। आप बताइए, अचीवमेंट है ये? आजादी के लगभग 79 साल बाद भी, भारत के आजाद होने के 79 साल बाद भी, अगर हम अपनी जीडीपी को 2% से बढ़ाकर सिर्फ विश्व की जीडीपी का 3.96% तक ही पहुंचा पाए हैं, तो हमने क्या आर्थिक तरक्की करी है? आज भी हम लगभग वैसी ही आर्थिक गुलामी में हैं जैसा हमें अंग्रेज छोड़कर गए थे। तो आखिर हुआ क्या? भारत की आबादी बढ़ी, भारत के अंदर ऐसा बताते हैं कि प्रॉस्पेरिटी बढ़ी, लोगों की कमाई बढ़ी, लेकिन जीडीपी तो हमारी बढ़ ही नहीं पाई। जब आप अंदर जाकर इसका विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा, ये जो नेता हैं, जो आपको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और तमाम दूसरी तरह की झूठी बातें बोलकर आपका इमोशनल ब्लैकमेल कर कर सत्ता पर काबिज होते हैं, इन्होंने सिर्फ कुछ गिने चुने पूंजीपतियों को अमीर बनाया और खुद भारत से उतना ही धन लूटा जितना अंग्रेज लूट कर गए थे। विदेशों में अपनी संपत्तियों को जमा करके रखा हुआ है, और जैसे ही कुछ होता है भागकर अपने बच्चों को ये फॉरेन में सेटल कर देते हैं। तो भारत ने जो तरक्की करी, उसका एक बहुत बड़ा धन का हिस्सा भारत से चूस कर विदेशों में ले जा रहे हैं, और भारत के अंदर कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे भारत अपनी खोई हुई जीडीपी का जो प्रतिशत था उसको पा सके। कोई ऐसे प्रयास नहीं किए गए कि भारत की जीडीपी को दोबारा से 25 से 30% तक पहुंचाया जा सके। आइए जानते हैं दुनिया के अंदर आज वर्तमान में कौन सा देश कितनी जीडीपी विश्व की परसेंटेज वाइज में उसका शेयर है उसमें।
अमेरिका इसमें टॉप पर है दोस्तों। जिस हालत में कभी भारत था उस हालात में आज अमेरिका है। भारत बल्कि और आगे था। उसका शेयर 17वीं शताब्दी में 25 से 35% था। मतलब अगर पूरे विश्व में 100 रुपए का सामान बिकता है तो 25 से 30 रुपए का सामान सिर्फ भारत का बिकता था। आज अमेरिका ने वो अपनी सिचुएशन बना रखी है। 25 से 26% तक अमेरिका की जीडीपी है पूरी विश्व की जीडीपी का। जापान दोस्तों, जापान की भी जीडीपी बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रखी थी। ऐसा बताया जाता है कि लगभग एक दशक पहले तक पूरी विश्व की जीडीपी का उसकी जीडीपी 8 से 9% थी, जो घटकर अब सिर्फ 3-3.5% रह गई है। लेकिन दोस्तों, हमारे साथ ही आजाद हुए चाइना ने बेइंतहा तेजी से तरक्की करी है और उस पोजीशन को गेन करने की कोशिश करी है जिस पोजीशन पर कभी भारत था। चाइना ने अपनी जीडीपी इन ही 79 साल के अंदर बढ़ाकर 18 से 19% कर ली है। आज विश्व का हर देश मजबूर है, अमेरिका जैसा देश भी, चाइनीज प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। लेकिन हमारे नेताओं ने कभी भी हमारी वो अचीवमेंट जिस पर हम पहले थे उस पर कोई डेवलपमेंट नहीं किया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। क्योंकि हमारी जो युवा शक्ति है, जो नए नए प्रोडक्ट, नई रिसर्च में अपना ध्यान लगा सकती है, बेहतर औजारों को, बेहतर हथियारों को, बेहतर उपकरणों को बना सकती है, उनके ऊपर पैसा ही नहीं लगाया गया। शिक्षा का निजीकरण करके शिक्षा को दूषित कर दिया गया, इतना महंगा कर दिया गया कि सिर्फ कुछ अमीर लोग ही हायर और रिसर्च लेवल की शिक्षा तक पहुंच पाते हैं। बाकी जो ज्यादा तबका है वो नीचे ही दम तोड़ देता है। शिक्षा को इतना महंगा और इतना दुर्लभ कर दिया गया कि हमारे जो प्रतिभा है वो नीचे ही दबकर रह गई, वो सामने ही नहीं आ पाई। जब हम लाखों करोड़ रुपए खर्च करके विदेशों से हवाई जहाज खरीदते हैं, हथगोले खरीदते हैं, मिसाइल खरीदते हैं, तो आखिर हम उनके ऊपर रिसर्च में इतना पैसा खर्च करके अपने युवाओं को, जो टैलेंटेड हैं, जिनको दूसरे देश विज्ञान के क्षेत्र में अमेरिका जैसे देश ले जाते हैं, हायर करते हैं, हम उनके ऊपर पैसा लगाकर उनको आगे क्यों नहीं बढ़ा पाते हैं? हमने क्यों नहीं डेवलपमेंट किया इन 79 ईयर के अंदर, ताकि हम उनको आगे ले जा सकें और दोबारा अपनी खोई हुई वही प्रतिभा सामने ला सकें जैसी पहले थी। ये काम चाइना ने कर दिया। अपने युवाओं को, अपने वैज्ञानिकों को उसने उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करा, अच्छी शिक्षा दी, अच्छा स्वास्थ्य दिया, और आज उसने ऐसे ऐसे उपकरण, ऐसे ऐसे औजार बना दिए हैं कि पूरी दुनिया के दांत खट्टे कर रखे हैं। प्रतिभा में हमारे युवा किसी से पीछे नहीं है। लेकिन ये जो चोर नेता हैं दोस्तों, इन्होंने देश की पूंजी को बाहर विदेशों से सामान खरीदने में खर्च कर मारा। इन्होंने हमारे देश के युवाओं को अंडर एस्टिमेट किया, उनको ऐसा बोला कि ये उस लायक नहीं है, ये उस प्रतिभा के लायक नहीं है कि ऐसी चीजें बना सकें। जब आप पैसा ही खर्च नहीं करोगे तो भैया देश की प्रतिभा कैसे उसमें रिसर्च कर पाएगी, कैसे अपने देश को आगे लाने के लिए आगे आ पाएगी? क्योंकि जब विदेशों से सामान खरीदेंगे तो भ्रष्टाचार करेंगे, लाखों करोड़ रुपए कमाएंगे भ्रष्टाचार के जरिए और विदेशों में उसको जमा करेंगे। दोस्तों, यही कारण है कि भारत आज भी आर्थिक गुलामी में बंधा हुआ है। हर घर कर्जे में डूब रहा है, पूरा देश कर्जे में डूब रहा है। आप सिर्फ इन नेताओं की झूठी बातों पर आकर देशभक्ति के नारे लगाइए, नेताओं की बहकावे में आकर धर्म के नारे लगाइए, लेकिन सच्चाई ये है कि धीरे धीरे देश की अर्थव्यवस्था और खोखली होती जा रही है और आप और हम आर्थिक व्यवस्था में एक आर्थिक गुलाम की तरह जी रहे हैं, जिनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ कर्ज को पाटने में ही गुजरेगा। इस वीडियो के ऊपर दोस्तों आप अपनी राय करके जरूर रखिए और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।